हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी ने देखा कि सीटेट एग्जाम्स में आपकी समाजीकरण और आनुवंशिकता एवं वातावरण से हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कल की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया कि समाजीकरण का प्राथमिक साधन कौन सा है। ऑप्शन दिए थे परिवार, दूसरा दिया गया था आपका विद्यालय, तीसरा दिया गया था आपका सरकारें। ठीक है, तो इस तरीके से आपके समाजीकरण और आपके आनुवंशिकता और वातावरण वाला ऐसा टॉपिक है जहाँ से एक एक क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं आपके सीटेट की दृष्टि से। तो बच्चों को इनके क्वेश्चन ही याद नहीं रहते, वो तो बस बेसिक सा कहते जीन प्याजे से 2 क्वेश्चन आ गए, वाइगॉस्की से 2 क्वेश्चन आ गए, बाकी ये क्वेश्चनों पर वो ध्यान ही नहीं दे पाते। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो समाजीकरण की प्रक्रिया है क्या कहलाती है और इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम क्वेश्चनों के माध्यम से आपका पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे। और जिसने भी आनुवंशिकता और वातावरण वाला टॉपिक नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर आप जरूर देख लें, क्योंकि वहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन क्लियर होता है। और आपको बता दें, यदि आप 1 नंबर भी यहाँ से प्राप्त कर लेते हैं तो आप लाखों बच्चों से आगे निकल जाते हैं, क्योंकि 1 नंबर भी आपके सिलेक्शन के लिए बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट हमारा दिया गया है कि जो समाजीकरण है वो डैश की प्रक्रिया है। क्या लिखने की प्रक्रिया है, बोलने की प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया है या फिर समझने की प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, समझने की प्रक्रिया है। समाजीकरण समझने की नहीं, सीखने की प्रक्रिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो आपका सोशलाइजेशन होता है वो केवल एक पक्ष पर ध्यान नहीं देता बल्कि सभी पक्षों पर ध्यान देता है। और आपका लिखना भी सीखने के अंतर्गत आएगा, बोलना भी सीख रहे हैं, समझना भी सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके सीखने के अंतर्गत आती हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सीखने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परोपकार करना, आत्मनिर्भर होना, सभ्य एवं सुशील बनना, धर्म एवं संस्कृति के मानवीय मूल्यों को समझना, नैतिकता इत्यादि का विकास किस विकास से संबंधित है। तो आपने विकास के आयाम पढ़े होंगे वृद्धि एवं विकास वाले टॉपिक में, तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें बताई थी कि आपका मानसिक विकास क्या होता है, सामाजिक विकास क्या होता है और किस विकास के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके सामाजिक विकास के अंतर्गत आती हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अलावा यदि आपसे पूछ ले कि बुद्धि, चिंतन, समस्या समाधान, तर्क, जिज्ञासा, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, ये सारी चीज़ें किस विकास के अंतर्गत आती हैं, तो ये आपकी मानसिक विकास के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समाजीकरण सीखना है। क्या है समाजीकरण? सीखना है और यह सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। तो यह कथन किसने कहा है? तो क्या यह रास का कथन है, क्या यह जॉनसन का कथन है, क्या यह फीचर का कथन है या फिर यह ड्रेवर का कथन है। तो आपको बता दें कि जो समाजीकरण है वो सीखना है और सीखने वाले को, यह कथन आपका जॉनसन का है। किसका है? जॉनसन का, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए समाजीकरण के कारकों में से कौन सा एक प्राथमिक समाजीकरण का कारक नहीं है। तो समाजीकरण जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका प्राथमिक समाजीकरण और दूसरा होता है द्वितीयक समाजीकरण, या इसी को गौण समाजीकरण कहते हैं। तो यहाँ पूछा है कि प्राथमिक समाजीकरण का कारक कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले आप समझिए कि प्राथमिक समाजीकरण कहलाता क्या है। तो यह बालकों में भविष्य में होने वाले समाजीकरण के लिए आधार सृजित करता है। मतलब यहाँ से हमें आधार मिलता है कि हम समाज में कैसे क्या करेंगे। ठीक है, तो जो प्राथमिक समाजीकरण होता है इसमें आपका परिवार आ जाता है। कौन आता है? परिवार के माता पिता, दादा दादी। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पूछा है परिवार आता है, इसके बाद आपका मित्र मंडली भी आ जाता है, इसके बाद आपके पास पड़ोस के सदस्य भी आ जाते हैं। फिर यहाँ दिया है विद्यालय। तो जो विद्यालय होता है ये आपकी द्वितीयक संस्था मानी जाती है और यह समाजीकरण का गौण वाहक होता है। ठीक है, अर्थात गौण कारक इसे हम कह सकते हैं। तो यही पूछा था कि समाजीकरण का प्राथमिक कारक कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यह द्वितीयक कारक है ना कि प्राथमिक। और ये तीनों के तीन आपके प्राथमिक कारक हैं और यही क्वेश्चन कल की शिफ्ट में आपका पूछा गया था। वहाँ पर इतने सारे ऑप्शन नहीं थे, वहाँ दिया था कि परिवार का प्राथमिक समाजीकरण का कारक कौन सा है। तो वहाँ पर परिवार दिया था, फिर अन्य ऑप्शन दिए थे जो आपके द्वितीयक समाजीकरण से संबंधित थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमें प्राथमिक समाजीकरण का कारक कौन सा नहीं है, तो वो है विद्यालय, जो कि द्वितीयक समाजीकरण का कारक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण का कारक है। तो द्वितीयक समाजीकरण का कारक आपकी शैक्षणिक संस्थाएं। अब यहाँ पर आपके कॉलेज भी हो सकते हैं, स्कूल भी हो सकते हैं, बाल वाटिकाएं भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये सारी आपकी शैक्षणिक संस्थाएं हो गई। इसके बाद राजनैतिक संस्थाएं हो गई, धार्मिक संस्थाएं, मंदिर मस्जिद हो गए। तो ये सभी आपके द्वितीयक समाजीकरण के कारक हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा समाजीकरण के संबंध में एक कथन सही नहीं है। ऑप्शन क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, आपको पूछा है कौन सा एक समाजीकरण के संबंध में सही कथन नहीं है, तो पढ़िए आप कथन। पहला कथन है समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है, बिल्कुल। समाजीकरण सांस्कृतिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करता है, क्या ये सही है। नेक्स्ट है समाजीकरण के अंतर्गत सीखने का कार्य विभिन्न संस्थाओं और एजेंसियों के माध्यम से होता है, बिल्कुल सही। समाजीकरण व्यक्ति को एक जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाता है, बिल्कुल सही। समाजीकरण की प्रक्रिया से व्यक्तित्व का उचित विकास नहीं होता, ये गलत दिया है, क्योंकि व्यक्तित्व का उचित विकास होता है, तो ये गलत है और यही हमें बताना था कौन सा एक गलत है, तो ऑप्शन डी इसका गलत है। ये तीनों के तीन सही ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म के समय बालक ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है और वह इस स्थिति में भी अधिक समय तक नहीं रह पाता, तो यह कथन किसने कहा है, तो यह कथन है हमारी क्रो एंड क्रो का। एलेक क्रो और एलेक्स मतलब दो क्रो हैं, ठीक है, एक का नाम है एलेक क्रो और एक का क्या बोलते हैं याद नहीं, बाद में आपको बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा समाजीकरण का सिद्धांत नहीं है, तो आपने हर चीज़ के सिद्धांत पढ़े, आनुवंशिकता के सिद्धांत पढ़े, व्यक्तित्व के सिद्धांत पढ़े, विकास के सिद्धांत पढ़े, ठीक है। तो इसी तरह से समाजीकरण के भी सिद्धांत होते हैं, तो कौन सा एक नहीं है ये हमें बताना है। तो स्वदर्पण का सिद्धांत ये बिल्कुल आपके समाजीकरण का सिद्धांत है। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो दूसरों का दूसरे व्यक्ति उसका दर्पण होते हैं, मतलब अपनी छवि वो दूसरे व्यक्तियों के माध्यम से प्राप्त करता है, दूसरे व्यक्ति उसको बताते हैं कि तुम्हारा स्वभाव कैसा है, मतलब दूसरे व्यक्ति उसका दर्पण माने जाते हैं। मैं और मुझे का सिद्धांत, ठीक है। फिर है दुर्खीम का सिद्धांत, तो ये तीनों ही आपके समाजीकरण के सिद्धांत हैं, लेकिन जो प्रत्यागमन का सिद्धांत है ये आपके आनुवंशिकता का सिद्धांत है, ना कि आपके समाजीकरण का। तो यही बताना था कौन सा एक समाजीकरण का सिद्धांत नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजीकरण में सामूहिक प्रतिनिधित्व का विचार किसने दिया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये विचार दिया है दुर्खीम ने, याद रखिए। इन्होंने अपने सिद्धांत में सामूहिक प्रतिनिधित्व, मतलब इन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति होते हैं वो अपने समाज के रीति रिवाजों, कानूनों, नियमों आदि का पालन करते हैं, ठीक है। तो ये सिद्धांत किसका है, दुर्खीम का है। नेक्स्ट है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है वो एरिक एरिक्सन ने दिया है और इसमें इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई हैं, 8 अवस्थाएं, पूरे जीवन विकास की 8 अवस्थाएं बताई हैं। इनके सिद्धांत को जीवन अवधि का सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। एरिक एरिक्सन कौन है, तो ये एक नव फ्रायडवादी है। कौन है, नव फ्रायडवादी, सिगमंड फ्रायड की, मतलब इन्होंने उनका अनुसरण किया है, तो ये नव फ्रायडवादी माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं बताई, तो अभी आपको बताया 8 अवस्थाएं। अब इनका आपसे क्रम भी पूछ सकते हैं या ये भी पूछ सकते हैं कि एरिक एरिक्सन की कौन सी अवस्था विकास की कौन सी अवस्था से संबंधित है। तो 8 अवस्थाओं में आपको पहली अवस्था का नाम बता दें। पहली अवस्था होती है विश्वास बनाम अविश्वास, ठीक है, और इसका टाइम पीरियड भी आपसे पूछ सकते हैं। दूसरी अवस्था होती है स्वायत्तता बनाम शर्म। तीसरी अवस्था होती है इनकी पहल बनाम अपराध बोध। चौथी अवस्था होती है इनकी परिश्रम बनाम हीन भावना। पांचवी होती है पहचान बनाम पहचान भ्रांति। जो पांचवी अवस्था है किशोर अवस्था से संबंधित है, पहचान बनाम पहचान भ्रांति, ठीक। फिर छठवीं अवस्था होती है आत्मीयता बनाम अलगाव। फिर इनकी सातवीं अवस्था होती है जननात्मकता बनाम स्थिरता और लास्ट इनकी जो अवस्था होती है कौन सी, आठवीं जो अवस्था होती है जो सबसे वृद्ध अवस्था में आती है वो है संपूर्णता बनाम निराशा, ठीक है। तो ये इनकी 8 अवस्थाएं हैं। तो आप लास्ट अवस्था को याद रखिए, इसका टाइम काल, और फर्स्ट अवस्था को, ठीक है। और कौन सी अवस्था किशोर अवस्था से संबंधित है, तो इनकी 5वीं अवस्था जो पहचान बनाम पहचान भ्रांति होती है वो किशोर अवस्था से संबंधित है, ठीक। अब यहाँ पूछ लिया कि निम्न में से कौन सा मनोसामाजिक विकास का चरण नहीं है, तो जो एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है उनमें से कौन सा चरण नहीं है। तो अब यहाँ आपको सभी चरण याद होंगे तो आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। तो इनका पहला चरण विश्वास बनाम अविश्वास, ये तो है। स्वतंत्रता बनाम शर्म भी है। परंपरागतता बनाम पश्च परंपरागतता, ये स्तर इनका नहीं है, ये कोहल वर्ग का स्तर है, आपने पढ़ा होगा सिद्धांत, ये कोहल वर्ग का दिया है, ठीक है। और यहाँ पहचान बनाम पहचान भ्रांति ये इन्हीं का है। तो इसका राइट आंसर हमें बताना था कौन सा इनका एक चरण नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यह है आपके कोहल वर्ग का सिद्धांत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिक एरिक्सन की कौन सी अवस्था किशोर अवस्था से संबंधित है, तो इनकी जो 5वीं अवस्था है पहचान बनाम पहचान भ्रांति, ये किशोर अवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा समाजीकरण का साधन है, तो परिवार और मित्र, बिल्कुल। समुदाय, समाज, राज्य और विद्यालय, यह सभी ही समाजीकरण के साधन है, राइट आंसर ऑप्शन
डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विकास का पारिस्थितिकीय परक सिद्धांत किसने दिया है। तो सारे क्वेश्चनों के माध्यम से हम सारे आपके जितने भी सिद्धांत हैं वो कवर कराने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। आप अच्छे से समझते हुए क्वेश्चनों को पढ़ेंगे और इनका आंसर देंगे। पारिस्थितिकीय परक सिद्धांत किसने दिया है, यह सामाजिक विकास का सिद्धांत है, यह दिया है यूरी ब्रोनफ्रेन ब्रेनर ने। ठीक है, अब पूछेगा कि इनके सिद्धांत में इन्होंने कितने स्तर बताए हैं, तो इन्होंने 5 स्तर बताए हैं। जिस तरह से एरिक्सन ने 8 स्तर बताए हैं उसी तरह से ब्रोनफ्रेन ब्रेनर ने 5 स्तर बताए हैं। अब इनके स्तरों का क्रम भी पूछ सकते हैं आपसे और कह सकते हैं कौन सा इनका स्तर नहीं है, किस स्तर में किसके द्वारा सामाजिक भावनाएं नियंत्रित होती हैं। तो इनके 5 स्तर आपको बता दें। पहला होता है लघु मंडल, कौन सा, इन्होंने मंडलों के रूप में दर्शाया है। तो पहला होता है लघु मंडल, दूसरा इनका स्तर है मध्य मंडल, ठीक है, तीसरा इनका स्तर होता है बाह्यमंडल, तीसरा होता है वाहमंडल, इनका चौथा स्तर जो होता है वो होता है बृहदमंडल, ठीक है, याद रखिए बृहदमंडल, और पांचवा इनका जो लास्ट स्तर घटक है वो है घटक मंडल, ठीक है, कौन सा है, घटक मंडल। तो ये 5 है, लघु मंडल, मध्य मंडल, वाहमंडल, बृहदमंडल और घटक मंडल, ठीक है। अब यहाँ पर पूछेगा कि जो लघु मंडल है इसमें कौन कौन आता है, तो इसमें इसके माता पिता, शिक्षक, साथी संगी आते हैं, ठीक है। इसके बाद जो मध्य मंडल होता है उसमें कौन आता है, तो मध्य मंडल में इन संबंध दर्शाया जाता है कि जैसे माता पिता का संबंध स्कूल के शिक्षकों से होगा, पास पड़ोस का संबंध परिवार से रहेगा, साथी संगी जो है उनका स्कूल से, मतलब यहाँ संबंध दर्शाए जाते हैं। फिर जो बाह्यमंडल होता है, यहाँ पर बाह्यमंडल में औपचारिक संगठन आ जाते हैं, जैसे माता पिता का कार्यस्थल आ गया, धार्मिक संगठन, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जैसे आपसे पूछ लेंगे कि धार्मिक संगठन है, माता पिता का कार्यस्थल है, स्वास्थ्य या कल्याण विभाग है, ये सारे जो औपचारिक संगठन होते हैं ये ब्रोनफ्रेन ब्रेनर के किस मंडल में आएंगे, तो बाह्यमंडल में। जैसे कह दिया माता पिता या साथी संगी किस मंडल में आते हैं, तो लघु मंडल में। जैसे कह दिया संबंध दर्शाता है एक माता पिता जो है उसका संबंध स्कूल के शिक्षकों से है, किस मंडल में आएंगे, मध्य मंडल में। इसके बाद होता है बृहद मंडल, तो जो बृहद मंडल होता है इसमें आपकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि आ जाती है, ठीक है, जैसे सामाजिक आर्थिक स्तर आ गया, ठीक। इसके बाद जो घटक मंडल है इसमें ऐतिहासिक घटनाएं आती हैं आपकी। तो ये हुए 5 इनकी घटक, और कौन कौन सी घटक इनकी हैं आपको बता दिया। अब देखते हैं कौन सा एक स्तर यहाँ पूछा है ब्रोनफ्रेन ब्रेनर सिद्धांत का नहीं है, नहीं है आपको बताना है। तो लघु मंडल है, हमने अभी देखा, मध्य मंडल भी है, घटक मंडल भी, लेकिन दीर्घ मंडल हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, तो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर करते हुए चलने हैं। नेक्स्ट है यूरी ब्रोनफ्रेन ब्रेनर के किस मंडल में परिवार, अभी आपको बता दिया, माता पिता, दादा दादी, शिक्षक और विद्यालय आते हैं। तो ये सारे के सारे आपके इनके पहले मंडल लघु मंडल में देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है माता पिता का कार्यस्थल, धार्मिक संगठन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, स्वास्थ्य और कल्याण संगठन किस मंडल के अंतर्गत आते हैं, तो इनका तीसरा मंडल अभी आपको बताया था बाह्यमंडल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ कहीं बाह्यमंडल नहीं दिया, आप एक स्थान पर यहाँ बाह्यमंडल कर लें, ठीक है, बाह्यमंडल राइट आंसर होगा बाह्यमंडल। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक समाजीकरण को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो पालन पोषण, पुरस्कार एवं दंड, ये भी आपका समाजीकरण को प्रभावित करता है, पुरस्कार दंड भी प्रभावित करता है, सहानुभूति भी प्रभावित करती है, लेकिन जो अभिप्रेरणा है ये आपको कभी भी प्रभावित नहीं करती क्योंकि ये स्वयं से उत्पन्न होती है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय शिक्षा का कैसा साधन है, तो एक होते हैं औपचारिक साधन और एक होते हैं अनौपचारिक साधन। तो यहाँ पर जो विद्यालय होता है, विद्यालय जैसे आपको बता दें कि औपचारिक और अनौपचारिक कहलाता क्या है, तो औपचारिक होता है कि जिसमें नियम कानून, एक विशेष स्थान हो, एक विशेष शिक्षक या एक विशेष व्यक्ति के द्वारा शिक्षा दी जाती है, वो औपचारिक होती है। तो विद्यालय एक ऐसा ही साधन है औपचारिक, क्योंकि यहाँ पर विशेष स्थान है एक प्रकार का ये, और विशेष शिक्षकों के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है, तो ये औपचारिक। अनौपचारिक कहीं भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा कुछ भी सीख लेना, मतलब इसमें समय सीमा का कोई भी बंधन नहीं होता है, तो ये अनौपचारिक। और निरौपचारिक दूरस्थ शिक्षा कहलाती है। तो यही बताना था कि विद्यालय का उत्तम साधन औपचारिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब भी कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को वो प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण कर रहे होते हैं, यह कथन कैसा है, तो यह कथन पूर्ण रूप से सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन परिवार कैसा साधन है, तो परिवार शिक्षा का एक अनौपचारिक साधन है, क्योंकि यहाँ पर कोई समय सीमा का बंधन नहीं होता और हम किसी भी व्यक्ति से कुछ भी यहाँ पर सीख सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकीय परक सिद्धांत के अंतर्गत जब कोई बालक सामाजिक मूल्य और सामाजिक आर्थिक स्तर पर समायोजन करता है तो वो किस स्तर पर है, तो अभी आपको बताया था कि आपके जो सामाजिक मूल्य हैं, प्रथाएं हैं, वो किस में आ जाती हैं आपकी, तो इनके जो चौथा मंडल है बृहद मंडल, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट है बच्चे के समाजीकरण में परिवार की भूमिका कैसी होती है, मतलब कैसे परिवार भूमिका निभाता है, तो मुख्य भूमिका निभाता है परिवार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है, यह कथन किसका है, तो सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार करना, ऐसा ये किसने कहा है, तो हरलाक महोदया ने। ठीक है, श्रीमती एलिजाबेथ हरलॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है, मूल्य और विश्वासों का अर्जन बिल्कुल शामिल है, कौशलों का अर्जन भी शामिल है, रीति रिवाज मानदंड भी शामिल है, लेकिन आनुवंशिक संचरण यहाँ पर शामिल नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा समाजीकरण के गुण वाहक हैं, गुण मतलब द्वितीयक समाजीकरण में जो आते हैं, तो वो कौन कौन से हैं, तो विद्यालय पास पड़ोस, पास पड़ोस तो आपका प्राथमिक समाजीकरण है, यहाँ दिया है परिवार प्राथमिक समाजीकरण है, यहाँ भी परिवार प्राथमिक समाजीकरण है, तो ये तीनों ऑप्शन कट जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय और जो सरकार है, ये आपके विद्यालय और सरकार समाजीकरण के गुण वाहक हैं, यानी द्वितीयक समाजीकरण के कारक हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सुजनन शास्त्र के जनक कौन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये पूछा गया था पिछली बार। तो सुजनन शास्त्र के जो जनक हैं वो गाल्टन महोदय है। ठीक है, तो ये रहे आपके समाजीकरण से बनने वाले सारे क्वेश्चन। यदि आपको सेशन आया है पसंद तो शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।